को फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ये आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इसका सीजन 2 पढ़ना चाहते हैं तो जब भी वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं इसका सीजन 2 शुरू करूँ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाह हवेली के वसी व अरीसलान में काशिफ और शान की मेहंदी का बहुत ही आला और उम्दा फंक्शन अरेंज किया गया था। लड़कियां सब मैंने के कमरे में तैयार हो रही थी, जबकि लड़कों ने अरमान के कमरे पर दावा बोला हुआ था। यार मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? काशिफ ने कोई 100 से ज्यादा दफा पूछा गया सवाल पूछा तो अरमान उसे कड़े तेवरों से घूरने लगा, जो बालों में हाथ फेरता हुआ पीले रंग के कुर्ते में हरा दुपट्टा गले में रोल किए हुए हर बार टेंशन से एक ही बेतुका सवाल कर रहा था। यार तू क्यों मुझसे प्यारा लग रहा है? काशिफ ने शांगा घूरते हुए कहा, जिसने एनी का लाया हुआ पीला कुर्ता और ऊपर बास्केट से बेतन की हुई थी उसके जले हुए अंदाज पर मुस्कुराया। डेट्स नॉट फेयर, इस तरह तो सब तुम्हें देखेंगे, मुझे कौन देखेगा? काशिफ ने धाय दी तो सब हंस पड़े। बस कर अब अटेंशन सीखा, जिसकी नजर तुझ पर होनी चाहिए थी ना उसके तेलिए लिए ही होंगी, और बाकी का क्या है? दूसरी तरफ किसी का लहंगा नहीं मिल रहा था तो किसी लड़की की बाली। मुसुमा की हड़बड़ाहट अरूज पर थी, क्योंकि एनी के इसरार पर आज मेहंदी के साथ नकाबी रखा गया था। एनी भी मेहंदी के लड़के कलियों वाली फ्रॉक लिए हुए नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। एनी ने मुसमा को देखा तो देखती रह गई, वो एक दिल मोह लेने वाली गुड़िया लग रहे थे। एनी ने आंखों ही आंखों में उसकी नजर उतारी और आगे जाते हुए उसके माथे पर बोसा दिया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, अल्लाह तुम्हें नजरें बद से बचाए, आमीन। एनी ने दिल से दुआ दी, जिस पर सभी लड़कियों ने आमीन कहा। दूसरी तरफ रानिया भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। देख के रानिया आए तो काचित तुम्हारे इंतजार में पलके बिछाए बैठा है, एनी ने श्री लहजे में कहा तो वो शर्मा गई। गर्ल्स परफॉर्मेंस रेडी? एनी ने कंफर्म किया, जिस पर सभी लड़कियों ने जोरों शोर से तस्दीक की। यस। सबसे पहले लड़कों की एंट्री बहुत ही भरपूर तरीके में हुई। शान और काशिफ दरमियान में खड़े थे, जबकि बाकी लड़कों ने उनके इर्द गिर्द भंगड़ा डालते हुए एंट्री की। दुल्हन को स्टेज पर लाया कर बिठाया गया, जबकि दोनों ही दूल्हे अपनी दुल्हन को देखने के लिए बेकरार थे। और फिर एकदम शोर उठा और लड़कियां नहायत ही उम्दा अंदाज में हल्की हल्के स्टेप लेती हुई अंदर दाखिल हुई, जिससे चारों तरफ हुटिंग होने लगे। अरमान तो एनी को देखता ही रह गया, वो लग ही इतनी प्यारी लगी थी, जबकि एनी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी नजरों की प्यास बुझाने लगे, क्योंकि जब एनी को गोल लगी थी और वो घर वापस आई थी तब से उसकी दोस्तों के साथ ही रही और उसकी केयर की, जिसके नतीजे में वो जल्द से रिकवर कर गई। जबकि लड़कियां 24 घंटे अरमान के साथ रहते, जिसकी वजह से इन दोनों का मिलने का मौका नहीं मिल रहा, ना ही एनी को वो अहम बात बताने का। स्टेज के पास पहुंचते ही दुल्हन ने अपनी दुल्हनों को हाथ पकड़कर स्टेज पर अपने साथ बिठाया और दोनों वक्फे वक्फे से अपनी दुल्हनों के कान में कोई प्यार पड़ी सरगोशी कर देते तो वो दोनों शर्मा कर रह जाती। एनी ने सबसे पहले रस्म का आगाज किया और शान को मेहंदी लगाई। इस तरह उसने मसूमा को मेहंदी लगाई, उसके बाद मिठाई खिलाई, जबकि शान ने अपना मनपसंद नेक वसूल किया। शान ने तो अपना वॉलेट निकालकर एनी के हाथ पर रख दिया था, जिससे सब हैरान रह गया, जबकि एनी उसका पूरा वॉलेट ही अपने पास रख लिया। काशिफ तो अभी तक सदमे से एनी के हाथ में शान का वॉलेट देख रहा था। जब एनी उसकी तरफ आई तो वो बेचारा मनमना कर गया, बहन मुझ में शान इतना हौसला नहीं है कि पूरे पैसे तुम्हें थमा दो, मेरी तो सैलरी भी पूरी पूरी है जो कि शादी पर लगे। काशिफ ने मस्कीन सूरत बनाकर कहा, जिस पर सबके कह के छूटे। इस तरह बारी बारी सबने रस्म अदा किए, जबकि अब डांस की बारी थी। सबसे पहले लड़कों ने कंबाइंड ग्रुप डांस किया, जिस पर लोग वाह वाह कर उठे। उनका डांस था ही इतना शानदार, जिसके जवाब में लड़कियों ने भी महफिल को जाफरान किया। एनी का एक एक स्टेप अरमान को दिल पर पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसका दिल किया कि एनी को छुपा कर अपने दिल में बसा ले, जहाँ कोई उन तक ना पहुंच सके, मगर अफसोस ही कर सकता था, क्योंकि अब भी शादी को गुजरने में बहुत ही वक्त बाकी था। उनकी परफॉर्मेंस खत्म होते ही लॉन तालियों से गूंज उठा। सब बहुत खुश थे, क्योंकि कितनी देर बाद शाह हवेली में खुशियां आई थी, इसलिए सबके चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। मगर ये खुशी वक्ती थी, क्योंकि एक धमाके की आवाज से सारे हड़बड़ा कर रह गए और लान में भगदौड़ मच गई, क्योंकि काले लिबास में मलबूस अफराद तेजी से लान को घेरने लगे। सब इस अफ्ताब पर बुखला कर आए गए थे। ये सब इतना आना फाना हुआ कि वो लोग समझ ही ना सके। वो सब नासमझी से इस कैप्चर को देख रहे थे। जब बारी बूटों की आवाज आई, सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जहाँ सामने से एक 3 पीस सूट में मलबूस बंदा चला आ रहा था। वहां मौजूद चंद लोग ऐसे थे जिनके चेहरों पर बेयकीनी और गुस्से के तासरात इस बंदे को देकर एक साथ चल गए थे। पहचान तो मुझे लिया ही होगा, सबने। आफ्टर ऑल जेजे को कौन नहीं जानता? उसकी खुदरी और खुश आवाज पूरे लान में गूंजे। जेजे नाम सुनकर सभी शौक हुए, क्योंकि जेजे को कौन नहीं जानता था, जो काफी अरसे से बुरी खबरों की जिन्नत था, क्योंकि वो कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। उसे देखते ही लोगों के चेहरों पर खौफ छलकने लगा था। ओह, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया, जेजे ने मुस्लिम अफसोस से कहा और फिर कहकर लगा कर हंस दिया।
एनी का दिल किया कि उसका मुंह तोड़कर रख दे। जितना वो शख्स उसे बुरा लगता था, जिससे वो ढूंढ रही थी, आहट वो उसको मिल ही गया था, मगर इस वो सबके सामने उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। सो लब और पर हाथ रखकर रुक गई। उसने निगाहें उठाकर शाम को देखा, जो उसे सब्र करने का कह रहा था। मेरे यहाँ आने का एक खास मकसद है, उसने अपनी आवाज में सनसनी फैलाई। तो मैं कह रहा था कि मुझे खबर मिली है कि एवलडेट यहीं पर मौजूद है। सब उसे हैरान नजर देखने लगे। जी हाँ, आप सब लोगों ने सही सुना, इस वक्त इस लान में हम में से कोई है, इसलिए मैं उससे प्यार से कहता हूँ कि वो मेरे सामने आ जाए, वरना दूसरी सूरत उसका अंजाम मेरे हाथ तो बहुत बुरा लिखा है। उसकी बात पर एनी की आंखें सूरत रंग होने लगी। उसे पहले कि वो आगे बढ़कर उनका मुंह तोड़ती, हैदर ने जोर से उसका बाजू दबोचा। उसने गुस्से से हैदर को घुरा तो उसकी आंखों ने उसे मना किया और सामने अरमान की तरफ इशारा किया। वो अरमान की तरफ बढ़ा, जिसे उसके आदमी ने जकड़ा हुआ था। बोल साले, कहाँ है वो? जेजे ने अरमान के मुंह पर मुक्का जड़ते हुए कहा, जिस पर अरमान गुस्से से झटपटाया। तू तू ही है ना वो शख्स जो अपने ISI दोस्तों की मदद कर रहा था? तुझे तो ठिकाना लगाना चाहता था मैं, तेरे खानदान को जड़ से उखाड़ना चाहता था, पर बीच में वो एवर डर आ गया। तेरी बहन को मैंने उठवाया था अपने बंदे साइम दुरानी से कहकर। उसके बाबा सब शशतर रह गए और अरमान के गुस्से की नसें फटने लगे। मगर इस एवरडैड ने तेरी बहन को भी बचा लिया। चला गया एवरडैड, मैं सुकून में था, मगर जब तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा तो वो वापस आया, तुम लोगों पर चाहने तुम्हारी डाल बनकर। अब बता दे कौन है वो? उसने अरमान के बालों को मुट्ठी में बढ़ते हुए कहा। ना ही हम एवरडैड को जानते हैं और ना ही हम ये जानते हैं कि वो क्यों हमारी हिफाजत कर रहा है। अगर जानते भी होते तो तुम जैसे कम ज़र्फ को ना बताते। अरमान ने उसके मुंह पर थूकते हुए कहा। तो जेजे ने गुस्से से उसके पेट पर लात रसीद की, जिस पर वो करा कर रह गया। जबकि सारे अरमान पर तुछत देकर तरफ उठे। जेजे ने एवरडेल से मुखातब हुआ। उसका मतलब तुम नहीं आना चाहते तो चलो ठीक है, तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। एवरडेल, अगर तुम फिर भी बाहर ना आए तो मैं उसकी जान ले लूंगा। हैदर, शान और एनी ने एक दूसरे की नजरों में हैरत का तबादला किया। वो किस कमजोरी की बात कर रहा था? कुछ तो मिसिंग था जिसे वो सब अनजान थे, लेकिन वो बेखबरी कुछ ही देर के लिए थी, क्योंकि उसका एक आदमी एक खूबसूरत से बच्चे को उठाए हुए सामने ले आया, जिसको देते ही जेजे की नजरों में शैतानी चमक उभरी और उसने आगे बढ़कर इस बच्चे का मुंह बचा, जिसे उसकी हैजल ग्रीन आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को देते ही एनी के कदम लड़खड़ाए थे। उससे पहले कि वो गिरती, हैदर और शान ने दोनों अतराफ से उसको मजबूती से बाजू से थाम लिया। उनसे चूक हो गई थी और दुश्मन उसकी कमजोरी का फायदा उठा चुका था। दुश्मन ने सीधा उनके दिलों पर कारी वार किया था। जेजे ने बच्चे के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया तो उसका मुंह सुर हो गया और ऊंची ऊंची रोने लगा। एनी का दिल तड़प उठा, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। यही हाल शान का भी था। अभी वक्त है एवरडेट, सामने आ जाओ, वरना। अभी इन लोगों में से कोई बाहर ना निकला तो उसने बंदे को इशारा किया, जिसको समझते ही वो बच्चे को लेकर शाह हवेली के अंदर की तरफ बढ़ गया। अरमान बच्चे को देखकर दिली दुख महसूस कर रहा था। अब पता नहीं वो किसका बच्चा था। अरमान को दुख हुआ, मगर ये नहीं जानता था कि यह दुख खून की कशिश है। हैदर और शान किसी तरह एनी को सबकी नजर चुप छुपा कर सर पर भेजा। मैं 3 दिन गिनूंगा एवरडैड, अगर अब भी तुम सामने ना आए तो फिर तुम्हारे हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं आएगा। 1 2। उससे पहले कि वो 3 तक गिनता और एक तेज से चलती हुई आई उसके हाथ पर पेवस्त हुई। उसने अपनी आंखों उठाकर देखा तो इस हजूम में उसे वो देखा। हैजल ग्रीन आंखें, नकाब से ढका हुआ चेहरा और सापा हुडी ली, वो सामने खड़ा था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अभी खून निकल आएगा। उसे देखते ही जेजे जोर जोर से हंसने लगा तो सबको उस पर पागल होने का गुमान हुआ। मैं जानता था तुम जरूर आओगे, उसने कहकर लगाते हुए कहा। उसके ताक़ब में देखकर लोगों ने भी वहां देखा तो एवरडेयर को देखते ही सब लोग उसके गिर्द से तेज से हटने लगे। उसके बारे में अफवाहें किसने नहीं सुनी थी, अब तो सबने उसको देख लिया था। वो एक एक कदम चलता हुआ जेजे के पास रुका। उससे पहले कि वो उसको इस जहां फानी से रुखसत करता, जेजे बोला, अभी भी क्या जल्दी, इतनी भी क्या जल्दी एवरडेड, पहले ऊपर तो देखो। उसकी बात पर सबकी निगाहें ऊपर उठी तो शाह हवेली की छठी मंजिल की छत पर 3 बंदे इस बच्चे को लिए खड़े थे। ना ना डियर, ये गलती ना करना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बच्चे की जान ले लेगी, जेजे ने हंसते हुए कहा और दर्द बर्दाश्त करता हुआ खड़ा हुआ। अब बताओ मुझे कौन हो तुम और क्या रिश्ता है तुम्हारा इस शाह हवेली से जो इनकी हिफाजत करते रहे? जेजे ने आंखों में हैरत लिए पूछा, जबकि सभी उसके जवाब के मुंतजिर थे। एवलडन गुस्से से मुठ्ठियां बीच कर रह गया, मगर वो बोला कुछ नहीं था। जेजे ने ऊपर खड़े बंदे को इशारा किया, जिस पर उसने अयान को थप्पड़ रसीद किया, जिस पर वो मासूम बिलबिला कर रो पड़ा और मामा मामा की गर्दान करने लगा, जिस पर एवरडैड का दिल तड़प उठा और आगे बढ़ने लगा। जब जेजे ने उसे रोका, एवरडैड तुम्हारा एक कदम और वहीं मेरे बंदे इस बच्चे को नीचे फेंक देंगे। एवरडैड के कदम उसके धमकी पर रुके। जेजे उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखने लगा। अब एवरडैड के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वक्त है तुम्हें सबके सामने बेनकाब करने का। ये कहते ही जेजे ने एवरडैड के सर से हुड्डी उतारी तो उसको देखकर झटका लगा।
बल्कि उसी को नहीं सबको लगा। एवरडेड के जोड़े में बंधे हुए बाल देखकर उसने फटाफट उसका नकाब भी हटाया तो नस्वानी नकूश देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। वहां खड़ा एक एक शर्त हैज में होता जन था, क्योंकि एनी के एवरडेड होने की उम्मीद किसी को ना थी। अरमान भी आंखों में बेयकीनी लिए एनी को देख रहा था। हाँ, एवरडेड बेबस हो गया था अपने बेटे की खातिर। तो तुम एवरडेड जिसने ब्लैक वर्ल्ड में अपनी दहशत जमाई, दुनिया के बड़े बड़े डॉन तुमसे डरते हैं, तुम एक लड़की होकर इतनी सफाकी से कत्ल करती हो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। चलो है, तुम्हारा खात्मा तो मेरे ही हाथ होगा। जेजे ने बेरहमी से उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा तो एनी का सांस घुटने लगा। उसका रंग गला दबने और सांस न आने की वजह से शुरू हो गया था, मगर उसने मजामत नहीं करनी छोड़ी। नहीं करती भी कैसे, उसका जान से प्यारा बेटा दुश्मनों की कैद में था। उसका एक कदम उसे बेटे की जान ले सकता था। एनी डोंट, अरमान चीहा, मगर एनी ने हरकत ना की। जेजे ने खुशी और गरूर से उसका गला और जोर से घुटने लगा। जीत के नशे ने उसे आंधा कर दिया था। एनी की आखिरी सांसों में एनी ने निगाह उठाकर शान को देखा, जिसने कोई इशारा किया, जिसे समझते हुए एनी ने अपनी टंग जीजे की टंग पर अड़ाकर उसे नीचे गिराया, साथ ही अपनी बंदूक से इसके कंधे पर किया। दूसरी तरफ शान और हैदर ने उसे अंधाधुंध उसके आदमियों पर खोल दिए। अचानक बाजी पलट गई थी। अचानक जेजे नीचे गिर हुई बंदूक से ऊपर अयान का निशाना लिया, लेकिन तब तक निकल चुका था और गोली हवा को चीरती हुई अयान की तरफ बढ़ी, लेकिन आदमी के लड़खड़ाने के बाद उसे जा लगे। एनी का दिल बंद हुआ। वो इस तरह भागी, आदमी नीचे गिरा जबकि उसके हाथ से अयान 6 मंजिला छत से नीचे गिरा। सबकी चीख फजा में बुलंद हुई, धड़कनें थम गई थी। सब पर थराई हुई आंखों से इस मंजर को देख रहे थे। उससे पहले कि अयान जमीन पर गिरता, एनी ने छलांग लगाते हुए अयान को हाथों में बढ़ा। वो कल्लाबाजी लगाती हुई दूर गिरती चली गई, जिससे उसके हाथ छिल गए थे, जबकि जहां लगी हुई थी वहां तेज दर्द की वजह से टीसें उठ रही थी। लेकिन उसने अयान को एक खरूच भी आने दी और उसे अपनी मेहरबान आगोश में छुपा लिया। सबने सुख का सांस लिया और अयान बिलक बिलक कर रो रहा था। एनी ने उठकर उसको गले में बिछा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरी बेबी तो बहुत ही ब्रेव है, मामा आ गई है ना पास। उसने 3 साल अयान को जलाते हुए कहा तो उसके रोने में कमी आई, जबकि वो एनी से और चिपक गया। एनी उसकी मासूम हरकत पर दिल से मुस्कुरा दी। वो पलटी तो उसकी मुस्कुराहट सिमटी, जबकि आंखें हुन अशाम हुई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो सारे उसे रास्ते देने लगे, जबकि जे डर के मारे पीछे खिसकने लगा। उसे अपनी मौत आगे नाचती हुई नजर आ रही थी। एनी ने बगैर देखे अयान को शान को दिया। अयान भी चुप आके शान की गोद में चला गया। जे के बंदे जहन्नम वसल हो चुके थे, बस जे ही रह गया था। हैदर ने एनी को उसकी कांटू से लेस हाकी पकड़ाए। जे इस खतरनाक हाकी को देखकर गिगलियाने लगा। देखो एवरडैन, मुझे बख्श दो, मैं आइंदा तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया, मेरे बेटे को, एनी ने ससराते हुए लहजे में कहा। नहीं नहीं, उससे पहले कि वो पीछे होता, एनी हाकी हवा में बुलंद की और इसी तेजी से उसकी टांग पर रसीद की। वो तड़प कर रोने लगा। ये मंडर देखकर खवातीन की चीख निकल की। बोल, हाथ कैसे लगाया मेरे बच्चे को? दूसरी टांग पर उसने मांस उखेड़ती हुई एनी उस पर दारी थी। जे बिलक बिलक कर रोने लगा। रहम करो, रहम करो मुझ पर। तूने रहम किया था मेरे बेटे पर? नहीं ना, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्यों करूं? सब एनी की सफाकी पर शशिदर थे। चल बता, आरी चांस दिया तुझे, मेरे बेटे के बारे में तुझे किसने बताया? उस औरत ने, ये शामिल थी मेरे साथ। कुछ साल पहले भी उसने एक अपने खानदान की एक औरत का एक्सीडेंट करवाया था। उसे अपनी जान पर बने देकर फड़ सच उगला। उसका इशारा सलमा बेगम की तरफ देखकर अरहम समेत सभी बेयकीनी से उनको देखने लगे। अंदर आती पुलिस ने भी जेजे का बयान सुना था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है अरमान। सलमा बेगम अरमान का मुंह हाथों में थामते हुए बोली, क्योंकि आप क्यों किया आपने अम्मी ऐसा? क्या कमी थी हमारे घर में? मैंने अन्य पर यकीन ना करके आप पर यकीन किया, बदले में मुझे क्या मिला? धोखा? नहीं बेटा, आपने मेरे ही बेटे की जान लेने की कोशिश की। आपकी इस हवेली में कोई जगह नहीं है। अरमान ने मुंह तोड़ा तो वो अरहम के पास भागे। बेटा तुम तो मेरा यकीन करो। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने आपकी वजह से एनी को कितना गलत समझा, जबकि असल मुजरम तो आप थे। छी छी छी, सासू माँ, क्या किसी ने आपका यकीन नहीं किया? एनी ने उसकी बेबसी का लुत्फ उठाया तो उन्होंने होनहान से उसको देखा। हाँ किया मैंने कत्ल लैला का, क्योंकि वो इस हवेली की मेहरानी बनी बैठी थी, जबकि इस हवेली की असल हुक्मरान मैं थी। मैं नहीं, बल्कि इसके दिल में बात डालकर अहमद शाह की शादी रकीया से करवाई और अरमान को भी मैंने ही तुम्हारी झूठी तस्वीरें भेजी ताकि वो तुम पर शक करे। और देखो वह भी ऐसा ही, वह हिज़ानी हो चुकी थी। तभी गुस्से में अपना सच उगल दिया, जिस पर सब दुख से उन्हें देखने लगे। अब भी मैं ही हुक्मरान हूँ इस हवेली की, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। वो तो पागल हो उठे थे। इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम, अरमान ने दिल में पत्थर रखा कहा, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। नहीं, तुम मुझे नहीं लेकर जा सकते। नहीं, वो चीखती रही, मगर किसी ने उनकी एक ना सुने। एनी ने जेजे की तरफ देखा जो अपने बच जाने पर शुक्र कर रहा था, मगर उसकी खुशफहमी तब दूर हुई जब एनी ने बिना रुके उधेड़ने लगी। उसकी आहो पुकार जारी रही, लेकिन मौत को उस पर रहम आ गया और वो दुनिया से कूच कर गया। एनी ने नफरत से उसको देते हुए हाथ की दूर फेंकी। हंस कम जहां पाक,
وہ پلٹی تو ارمان اس کے پیچھے کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں سوال دے کر اینی اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا کہ کیسے یہاں سے جانے کے بعد ایان پیدا ہوا. اس کی وجہ سے وہ واپس لوٹی. ارمان نے بھی اینی کو کچھ نہ کہا کیونکہ غلطی اس کی بھی تھی. اس کے بیچ سب کو یہ بھی پتا چل گیا کہ شان احمد شاہ اور لیلا کا بیٹا ہے جو اینی سے 3 سال پہلے پیدا ہوا تھا، مگر سلمہ بیگم کی سازش کی وجہ سے اسے مردہ قرار دے دیا گیا. اور پھر جب وہ ترکی میں کسی حادثے کے دوران اس کا بون میرو اینی سے میچ ہوا تو اینی کو بھی اس حقیقت کا پتہ چلا. تمام راز کھل چکے تھے. ہمیں آپ کو تفتیش کے لیے لے کر جانا پڑے گا، انسپیکٹر نے اینی کو کہا. تو وہ حیدر شان ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلے گئے جہاں ISI والوں نے انہیں آزاد کروایا. اینی بھی ISI کی فرد تھی جو کہ بلیک ورلڈ میں بری شناخت کے ساتھ رہتی اور برے لوگوں کو ختم کرتی. 5 ماہ بعد شاہ ویلی کے لانچ میں ایان کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھی. سبھی لانچ میں تیار ہوئے بیٹھے اس کی معصوم حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے. وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا تھا. دونوں گراؤنڈ میں ہوشیار واپت بن گئے تھے جبکہ ینگ جنریشن کا آنا جنگا لگا رہتا. احمد شاہ اور رقیہ بیگم بھی اپنی 2 اولادوں کا پاکا ہوش تھے. بلکہ بیگم اور علیشہ وہاں سے شفٹ کر چکے تھے جبکہ سلمہ بیگم کے حالات بھی دماغی توازن کے باعث انہیں مینٹل ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا تھا. حتی خوشیوں کا رائے تھا. اوپر کمرے میں دیکھے تو اینی آئینے کے سامنے کھڑی بلیک کلیوں والی فراک میں کندھوں سے نیچے تک آتے ہوئے لائٹ براؤن بالوں کو اسٹریٹ کر رہی تھی اور اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی. نیچرل میک اپ میں آنکھوں پر پرسکونی لیے ہوئے ارمان کو وہ کوئی معصوم پڑی لگی جو پرستان کا راستہ بھٹک کر یہاں آ گئی تھی. یعنی کہ نظر اپنے پیچھے کھڑے ارمان پر پڑی تو وہ دل سے مسکرائی. ارمان نے اس کو کاندھوں سے تھاما اور آئینے میں دیتے ہوئے بولا، میڈ فار ایچ ادر، تم دن بدن کیوں میرے نزدیک سے نزدیک ہوتی جا رہی ہو. اب تو مجھے لگنے لگا ہے کہ مجھ میں اور میرا کچھ رہا ہی نہیں ہے، صرف تم ہی تم ہو. ارمان نے اینی کو محبت پائی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا. اس کے سر پر محبت کی مہر ثابت کی. اس سے پہلے کہ واقع بڑھتا اینی اس کو گڑکا روکا. کچھ شرم کرو مان، ایک بچے کے باپ ہو اور تمہارا چھوٹا پن ابھی تک گیا نہیں. اینی شروع ہوتے ہوئے کہا تو ارمان بے فکری سے بولا، تو کیا ہوا، ابھی تو صرف ایک ہے، باقی کے 4 کی بھی تو پلاننگ کرنی ہے اور وہ تب ہوگا جب ہم پریکٹیکل کریں گے. ارمان نے اینی کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تو وہ سٹ پٹائی. 4؟ جی مسز 4. ارمان نے اس کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا تو اینی اس کی بے باکی پر اس کے پیٹ میں کوہنی ماری. اوف ظالم بیوی، میرے رومانس کی دشمن. اسے پہلے کہ اس کو پکڑتا وہ نیچے بھاگے جہاں سب پکنک پر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے. ارمان اس کی حرکت پر مسکرا کر رہ گیا. رات کے پہر اینی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی. موتی کے پھولوں نے فضا میں سحر قائم کیا ہوا تھا. وہ دل فریب منظر میں کھوئی ہوئی تھی جب ارمان نے پیچھے سے اسے اپنا ہسا میں لیا اور کافی کا کپ پیش کیا. تھینکس. اینی ارمان کو پیار بھری نظر دیکھتے ہوئے کہا جس پر ارمان نے ہم تسلیم کر شکریہ وصول کیا. کیا دیکھ رہی ہو؟ چاند. یک لفظ سے جواب آیا. اینی اس کی خاموشی محسوس کی تو اسے دیکھا جسے محبت پائی نظر سے دیکھ رہا تھا. تم ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں اپنا چاند دیکھ رہا ہوں. ارمان کی بات پر اینی کھلکھلا کر سی. وقت کتنی جلدی گزر گیا ہے نا مان. بالکل، لیکن یہ وقت اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے. اسے اینی کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا تو وہ دل سے مسکرائے. کتنا پیار کرتی ہوں مجھے. ارمان نے اینی کو اپنی آغوش میں لیے 3 سال پہلے کا سوال دہرایا تو اینی ہنس سی. اسے آج بھی یاد تھا کہ اینی نے جواب نہیں دیا تھا. بولو بھی، کتنا پیار ہے مجھے؟ ارمان نے دوبارہ پوچھا. تم سے زیادہ ہے، اینی محبت سے بولی، اور اعتبار اس سے بھی زیادہ. اینی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ماتھے پر کس کرتے ہوئے کہا تو وہ پرسکون ہوا اور سکون اس کی رگ میں سرایت کرنے لگا. اور میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ ارمان نے ایک اور سوال داغا تو اینی نے اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے کہا، میرا مان اور میرا یقین ہو تم. ارمان نے محبت سے اسے آغوش میں بڑھ لیا. اسے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ایان دوڑتے ہوئے آ کر اینی سے چپک گیا. ارمان کو پیچھے کرنے لگا تو اینی کھلکھلا کر ہنس دی جبکہ ارمان اپنے بیٹے کا گڑ کا رہ گیا جو اسی ہی کی طرح اپنی ماں کے لیے پوزیسو تھا. ارمان نے دونوں کو اپنے گلے لگایا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جس نے اس کو اتنی پیاری نعمتوں سے نوازا تھا.